Students, so today we will solve one problem on liquidation of company, right? So I'm just reading the question. ये balance sheet दिया है. Balance sheet of N Limited as on 31st December 2017 was as follows. Liabilities, share capital में 8,000 preference share of ₹100 each, 80,000, 12,000 equity share of ₹10 each, bank loan 8% debenture, interest outstanding on debenture, creditor. एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, अदर फिक्स्ड एसेट, स्टॉक, डेटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. The company went into liquidation on that date. Prepare liquidator statement of account after considering the following. Liquidation expenses 3,000 and liquidators remuneration 10,000. बैंक लोन वॉज सिक्योर्ड बाई प्लेज ऑफ स्टॉक. इसका मतलब क्या है कि बैंक लोन जो है वो हमने क्या किया है, स्टॉक को गिरवी रख के लिया हुआ है, राइट. मतलब अपना स्टॉक किसके पास गिरवी रखा हुआ है, बैंक लोन के पास. देन डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन आर सिक्योर्ड बाई फ्लोटिंग चार्जेस ऑन ऑल एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स वर रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू एंड करंट एसेट्स एट 80% ऑफ बुक वैल्यू, राइट. तो इसमें देखिए फिक्स्ड एसेट्स जो है वो बुक वैल्यू पे रियलाइज हुआ है. मतलब दो फिक्स्ड एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग, और अदर फिक्स्ड एसेट्स है 2 लाख, ये बुक वैल्यू पे रियलाइज हुए हैं. और करंट एसेट्स जो कि स्टॉक और डेटर्स है, ये किस पे रियलाइज हुआ है, 80% ऑफ द बुक वैल्यू. और इससे अपने को क्या बनाना है, लिक्विडेटर्स का स्टेटमेंट बनाना है, राइट. तो दिस इज द क्वेश्चन. अभी इसका आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे. तो आप लोग ये कॉलम्स बना दीजिए, हेडिंग लिखिए लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, रिसीट साइड एंड पेमेंट साइड अमाउंट. सिंगल ही कॉलम आएगा, ओके. Please draw the columns, and once the columns are ready, please let me know so that I can start. Okay students, then the columns are done. So 1 minute. यस, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट लिखना है, रिसीट रुपीज एंड पेमेंट रुपीज, बस इतना खाली लिखिए. Done, sir. ओके, नाउ सी, यहाँ पे सबसे पहले अपने को एसेट्स लिखना है, तो 2 एसेट्स लिखेंगे, राइट. और एसेट्स कैसे लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में. डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि करंट एसेट्स पहले आएगा और फिक्स्ड एसेट्स बाद में आएगा. क्यों ऐसा, क्योंकि करंट एसेट से जल्दी पैसा मिलता है और फिक्स्ड एसेट से बाद में पैसा मिलता है, राइट. इनफैक्ट कैश बैलेंस से स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें कैश बैलेंस है ही नहीं, राइट. देयर इज नो कैश बैलेंस. सो करंट एसेट्स में क्या है, डेटर्स है, राइट. यहाँ से अपने को लिखना होता है. देखिए यहाँ पे क्या बोला है, फिक्स्ड एसेट्स वेर रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू एंड करंट एसेट्स एट 80% ऑफ बुक वैल्यू, ओके. तो अभी हम लोग को करंट एसेट्स से स्टार्ट करना होता है. करंट एसेट्स डेटर्स है ना, डेटर्स 1 लाख है, लेकिन डेटर्स पे पूरा 1 लाख नहीं मिला होगा, बिकॉज इट इज़ रियलाइज्ड एट 80% ऑफ बुक वैल्यू, राइट. तो 1 लाख का 80% कितना होता है, 80,000. तो इसके लिए डेटर्स को हम लिखेंगे 80,000. डेटर्स कितना लिखेंगे, 80,000. सो जस्ट राइट दिस, डेटर्स 80,000, डेटर्स 80,000. ठीक है ना. कैसे, क्यों लिया हमने 80, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि करंट एसेट्स जो है वो 80% ऑफ बुक वैल्यू पे रियलाइज हुआ है, ओके. चलिए, अभी डेटर्स के बाद में स्टॉक है, लेकिन स्टॉक को हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्योंकि उसको हम लोग ने गिरवी रखा हुआ है, राइट. तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग क्या करेंगे, सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज कैलकुलेट करते वक्त करेंगे, राइट. उसके बाद क्या है, अदर फिक्स्ड एसेट्स. तो अदर फिक्स्ड एसेट्स हम लोग लिख सकते हैं 2 लाख, राइट. यहाँ पे लिख दीजिए अदर फिक्स्ड एसेट्स, अदर फिक्स्ड एसेट्स 2 लाख.
और उसके बाद फिर लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? लैंड एंड बिल्डिंग इज 25,000 आई सपोज। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, राइट। तो ये हम लोग ने एसेट्स के पास से कितना कितना पैसा मिला वो लिख दिया। ये तो लॉस है, इसको छोड़ देंगे। डेटर्स 1 लाख था, लेकिन 1 लाख का 80% मैंने 80,000 लिखा। डेटर्स के बाद एक्चुअली स्टॉक है, लेकिन स्टॉक का ट्रीटमेंट अपने को सेपरेटली देना है। अदर फिक्स्ड एसेट्स से 2 लाख मिला है और लैंड एंड बिल्डिंग से 25 मिला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है कि फिक्स्ड एसेट्स वर रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू, राइट। तो ये तीनों चीज़ आप लोग लिख लीजिए, डेटर्स, अदर फिक्स्ड एसेट्स और लैंड एंड बिल्डिंग। Students, once the writing work is done, please give me the indication that you had completed the writing work. Done, sir. ओके, चलिए अभी देखिए नेक्स्ट हेडिंग आएगा सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज। सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है कि जो एसेट हमने गिरवी रखा था वो बेचने के बाद जो जो लायबिलिटी है वो क्लियर करके कितना पैसा बचा है, राइट। तो अभी देखिए अपना स्टॉक था 5,25,000, राइट। लेकिन स्टॉक पे भी अपने को 80% ही मिलेगा, क्योंकि इन्होंने बोला है ना करंट एसेट्स एट 80% ऑफ बुक वैल्यू। तो 5,25,000 का 80% होता है 4,20,000। तो स्टॉक रियलाइज्ड मतलब स्टॉक बेच के पैसा कितना मिला? 4,20,000, राइट। और इसके अगेंस्ट में, ये किसके अगेंस्ट में गिरवी रखा था? बैंक लोन के अगेंस्ट में, राइट। तो बैंक लोन कितना था? 4 लाख। बैंक लोन 4 लाख का था, तो 4 लाख का बैंक लोन क्लियर कर देंगे तो सरप्लस कितना बचेगा? 20,000। द सरप्लस विल बी 20,000, राइट। सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? जो एसेट हमने गिरवी रखा है तो वो एसेट से कितना पैसा मिला और वो एसेट के अगेंस्ट में जो लायबिलिटी है वो क्लियर करने के बाद कितना पैसा बचा, उसको कहते हैं सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी, राइट। तो हम लोग ने क्या गिरवी रखा था? स्टॉक गिरवी रखा था। किसके अगेंस्ट में रखा था? बैंक लोन के अगेंस्ट में। कैसे पता चला? यहाँ पे बोला था पॉइंट नंबर 2 में, दैट बैंक लोन वॉज सिक्योर्ड बाई प्लेज ऑफ स्टॉक, राइट। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि ये देखना है कि स्टॉक बेच के कितना पैसा मिला। यहाँ पे बोला है कि 5,25,000 का 80% क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है ऑल द करंट एसेट्स हैव रियलाइज्ड 80% ऑफ बुक वैल्यू। तो 5,20,000 का 80% होता है 4,20,000। तो 4,20,000 अपने को मिला स्टॉक बेच के, राइट। लेकिन उसके अगेंस्ट में लोन कितना है? 4 लाख। तो 4 लाख रुपीज़ लोन हमने क्लियर कर दिया, तो बचा कितना? 20,000। ओके, ये लिख लीजिए सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज। ठीक है, टोटल वगैरह अभी नहीं करना है, बाद में करेंगे टोटल, पहले खाली इतना लिख दीजिए। स्टूडेंट्स डन? Yes, sir. सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज तक हो गया लिख के। और ये एसेट साइड में किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेटर से अपने को कितना मिला? 80,000। कैसे लिखा हमने? 1 लाख का 80%। फिर अदर फिक्स एसेट्स और लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू पे है, तो मैंने बुक वैल्यू पे लिख दिया। सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज़ में स्टॉक रियलाइज हुआ 4,20,000। 4,20,000 भी कैसा आया? जो स्टॉक का वैल्यू था उसका 80%, और उसको अपने बैंक लोन के अगेंस्ट गिरवी रखा था, तो 4 लाख रुपया बैंक लोन का क्लियर करके 20,000 बचा। ठीक है, एसेट साइड क्लियर है सबको, मतलब रिसिप्ट साइड? Yes, sir. ओके, नाउ आई विल मूव टू द पेमेंट साइड, राइट। अभी पेमेंट साइड में हमेशा पहले लिक्विडेटर का पेमेंट क्लियर करना है। इज इट क्लियर? फर्स्ट वी हैव टू क्लियर द पेमेंट ऑफ द लिक्विडेटर। तो लिक्विडेटर का क्या है? देखिए 3,000 रुपया उसका एक्सपेंसेस हुआ है और 10,000 रुपया उसको रेम्यूनरेशन देना है। तो पहले ये दोनों दे देने का। लिक्विडेटर का एक्सपेंसेस 3,000 रुपया और उसका रेम्यूनरेशन 10,000 रुपया, राइट। तो पहले ये दोनों लिख दीजिए, लिक्विडेटर का एक्सपेंसेस 3,000 और उसका रेम्यूनरेशन 10,000।
नाउ आफ्टर लिक्विडेटर्स को पेमेंट कंप्लीट करने के बाद में, राइट, अपने को क्या करना है, वी हैव टू पे द डिबेंचर्स। किसको पे करना है, डिबेंचर्स को पे करना है, राइट। तो डिबेंचर्स को हम लोग पे करेंगे। डिबेंचर्स का कितना पैसा है, 1,00,000 रुपया उनका प्रिंसिपल अमाउंट है और 8,000 रुपया उनका इंटरेस्ट है, तो वो हम लोग पे कर देंगे, राइट। तो डिबेंचर्स का 1,00,000 हो गया और 8,000 रुपया इंटरेस्ट का हो गया। ठीक है, बाई डिबेंचर्स 1,00,000 एंड बाई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 8,000, ये हम लोग ने पे कर दिया। और कभी भी है ना, डिबेंचर्स पे करने के बाद में बैलेंस देखने का कितना बचता है, बैलेंस कितना बचा है। सब लोग एक बार कैलकुलेट करके देखिए मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 3,25,000 मेरे पास रिसिट साइड में है टोटल, राइट। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ रिसिट साइड का टोटल, मतलब 3,25,000 रुपये अपने को मिला है, राइट। ये 3,25,000 में से पेमेंट हम लोग क्या क्या दे रहे हैं, 3,000 पेमेंट लिक्विडेटर्स का दिया, 10,000 पेमेंट लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन दिया, 1,00,000 रुपया डिबेंचर का दिया और 8,000 रुपया उसका इंटरेस्ट दिया, राइट। तो इसमें हमेशा है ना, कैलकुलेटर से आप लोग एक बार चेक कर लेने का कि डिबेंचर 21,000। डिबेंचर को पे करने के बाद में कितना बैलेंस बच रहा है, ये सब माइनस होएगा ना इसमें से। मतलब इन शॉर्ट 3,25,000 है और इसका मैं टोटल करूँगा, इसका टोटल कितना आ रहा है, 1,21,000, राइट। सो 3,25,000 में से अगर 1,21,000 गया 2,04,000। तो अभी तक मेरे पास बैलेंस कितना बचा है, 2,04,000 बचा है, ठीक है ना। तो अभी 2,04,000 बचा है, तो मैं यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में आके देखूंगा तो मेरा ये क्रेडिटर्स, इसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बोलते हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना है, 2,00,000, तो मैं 2,00,000 पे कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 2,00,000, बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 2,00,000, ओके। लिख दीजिए ये बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 2,00,000, ओके। अभी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे करने के बाद में किसको अभी पेमेंट देना है, रिटर्न टू कंट्रीब्यूटर्स, बाय रिटर्न टू कंट्रीब्यूटर्स। मतलब अभी ये बाहर वाले सारे लिपट गए हैं, अभी ये 2 ही जन बचे हैं कंट्रीब्यूटर्स, दैट इज प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, राइट। तो अभी प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में सबसे पहला नंबर किसका आता है, प्रेफरेंस शेयर का। तो जो अभी अपने पास रुपया कितना बचा है, 4,000 ही बचा है। देखिए 2,04,000 था ना, इसमें से 2,00,000 तो मैंने इनको दे दिया, तो अभी बचा कितना है, 4,00,000। ये 4,00,000 किस 4,000 मिलेगा किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा। मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेरा 4,000 क्लियर होगा, बाकी का पैसा नहीं मिलेगा। इनफैक्ट प्रेफरेंस शेयर भी पूरा क्लियर नहीं हुआ, 80 में से 4 ही क्लियर हुआ, और ये तो 1,20,000 में इनको कुछ भी नहीं मिला। तो लिक्विडेशन में ऐसा होता है, सफ़र किसको करना पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और इक्विटी शेयर होल्डर्स को, राइट। तो ये मेरा सम कंप्लीट हो गया। मतलब मेरे को पैसा कौन से ऑर्डर में मिला, वो ऑर्डर प्रॉपर रहना चाहिए, और जो आपका पेमेंट का ऑर्डर है वो पेमेंट का ऑर्डर भी प्रॉपर रहना चाहिए। यही अपने को इसमें बनाना होता है और कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। सॉरी, फाइन स्टूडेंट्स। तो लास्ट में प्रेफरेंस शेयर जो 4,000 बचा है वो किसको दे देंगे हम लोग, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को दे देंगे। बाकी का उनका पैसा डेफिशिएंसी हो जाएगा, मतलब उतना पैसा उनको नहीं मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, एनी डाउट? No, sir. ओके, चलिए, shall I take the next question? Yes, sir. ओके, चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, देखिए। The balance sheet of A Limited as on 31st March 2017 was as follows. Liability side में share capital 25,000 share of ₹10 each, unsecured creditor, partly secured creditor, preferential creditor, bank overdraft. Okay. Asset side में goodwill, freehold property, machinery, stock, debtors, cash, profit and loss account, right.
The company went into liquidation on that date. Prepare liquidators statement of accounts after considering the following. Freehold property was sold to pay the partly secured creditor and it fetched 15,000, right? मतलब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी किसके अगेंस्ट में गिरवी है? पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अगेंस्ट में, तो इसके लिए ये दोनों पे मैंने मार्किंग किया है, राइट? फिर अदर एसेट्स रियलाइज एज मशीनरी 50,000, stock 20,000 and debtors 25,000. Then expenses of liquidation amounted to 1,000. Liquidators remuneration was agreed at 2.5% on the amount realized and 2% on the amount paid to unsecured creditors. ठीक है, जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हम लोग अमाउंट पे करेंगे उसके ऊपर 2% उनका रेम्यूनरेशन देना है. ओके, ये अपना क्वेश्चन है. अभी इसका सोल्यूशन निकालेंगे हम लोग. तो सॉल्यूशन में पहले ये बना दीजिए सेम लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट. ओके, रिसिट पेमेंट रुपीज़. मेरे ख्याल से डबल कॉलम बनाएंगे तो अच्छा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये अपने को इनर कॉलम में करना पड़ा था ना. तो जस्ट प्रिपेयर डबल कॉलम फॉर ऑल द सम्स. पहले सम में शायद आपने सिंगल ही बनाया होगा. ओके, सो जस्ट प्रिपेयर द कॉलम्स लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. रिसिट साइड अमाउंट रुपीज़, पेमेंट साइड अमाउंट रुपीज़. कॉलम्स बना दीजिए उतना एंड देन वी विल स्टार्ट. Students, once the columns are done, please let me know. Yes, can I start? Yes, sir. Okay. So again now pay attention. First we will write assets, और assets अपने को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. सबसे पहले हम लोग करंट एसेट्स लिखेंगे और करंट एसेट्स में यहाँ पे कैश अवेलेबल है ना, तो वी विल स्टार्ट विथ कैश. तो कैश कितना है? 500. तो कैश मैंने लिख दिया 500, राइट? ये कैश बैलेंस शीट से लिखना है. यहाँ से मैंने लिखा 500, राइट? अभी बाकी डेटर्स वगैरह जो है उसका रियलाइजेबल वैल्यू लिखने का, या पॉइंट नंबर 2 में अपने को डेटर्स का रियलाइजेबल वैल्यू दिया है, राइट? डेटर्स का रियलाइजेबल वैल्यू कितना है? 25,000. मतलब डेटर्स से कितना मिला? 25,000, राइट? फिर डेटर्स के बाद स्टॉक है, तो स्टॉक से कितना मिला? 20,000. तो स्टॉक से मिला 20,000, राइट? तो पहले ये तीनों करंट एसेट्स लिख दीजिए. कैश बैलेंस शीट से लिखा मैंने 500. डेटर्स से 25,000 मिला, एडजस्टमेंट में बोला है. स्टॉक से 20,000 मिला, एडजस्टमेंट में बोला है. लिख दीजिए तीनों भी करंट एसेट्स लिख दीजिए. कैश का 500, डेटर्स का 25,000 और स्टॉक का 20,000. ओके, चलिए. नाउ स्टॉक के बाद क्या है? मशीनरी. तो मशीनरी से कितना मिला है? 50,000. तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए मशीनरी 50,000, मशीनरी 50,000. ठीक है. फिर मशीनरी के बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है. तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हम लोग ने गिरवी रखा है ना, तो अपने को ये स्टेप करना पड़ेगा. सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज. सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज में क्या आएगा? देखिए फ्री होल्ड बेच के कितना मिला है? 15,000. फ्री होल्ड बेच के कितना मिला है?
15,000। और ये फ्री होल्ड से अपने को क्या पे करना है, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर। पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर एक्चुअली ज़्यादा है लेकिन अपने पास पैसा ही नहीं है, 15,000 ही आया है ना। तो ये इसमें से फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बेच के जो 15,000 मिला है वो पूरा पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर को पे कर देंगे, मतलब कुछ सरप्लस बचेगा ही नहीं, सरप्लस विल बी नील। देयर इज नो सरप्लस बिकॉज वो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर का ही पैसा कुछ 1,20,000 है, लेकिन अपने को एसेट बेच के 15,000 ही मिला है, तो पूरा 15,000 हमने पे कर दिया, यानी देयर इज नो सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज। ओके, तो ये मेरा रिसीट साइड कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिसीट साइड मैंने कैसे लिखा, बैलेंस शीट में से कैश लिखा 500, कैश के बाद डेटर्स, एक्चुअली बैलेंस शीट में 35 था लेकिन डेटर्स से रियलाइज़ कितना हुआ, 25 हुआ ना, तो जितना रियलाइज़ हुआ वही लिखना है। स्टॉक एक्चुअली बैलेंस शीट में 25 है लेकिन स्टॉक से रियलाइज़ कितना हुआ 20, तो 20 ही लिखना है, राइट। फिर स्टॉक के बाद मशीनरी आएगा, एक्चुअली 75 है लेकिन रियलाइज़ कितना हुआ 50, तो 50 ही लिखना है, राइट। फिर इसके बाद में सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज़ में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को हमने गिरवी रखा था, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बेच के 15,000 मिला और वो 15,000 हम लोग ने पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर के अगेंस्ट पे कर दिया, मतलब मेरे पास अभी कुछ भी बैलेंस नहीं बचा है। क्लियर है स्टूडेंट्स, रिसिट साइड इज क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ कमिंग टू द पेमेंट साइड, राइट। जैसे कि मैंने कहा कि पेमेंट करते वक्त सबसे पहले लिक्विडेटर का पैसा क्लियर करना है, राइट। तो लिक्विडेटर का पैसा कैसे क्लियर करेंगे, तो लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन वाज एग्रीड एट 2.5% ऑफ द अमाउंट रियलाइज्ड, राइट। तो अपने को क्या करना है, एक मिनट, लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस पहले 1,000 है ना, तो पहले वो एक्सपेंसेस तो दे देंगे उसको 1,000, सो बाई लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 1,000, बाई लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 1,000, ठीक है। फिर सर ये 1,000 कहाँ से आया? दिया है इसमें डायरेक्टली, ओके सर। ठीक है। फिर आगे क्या बोला है देखिए, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन वाज एग्रीड एट 2.5% ऑफ द अमाउंट रियलाइज्ड, 2.5% ऑफ द अमाउंट रियलाइज्ड, ठीक है। अभी अमाउंट रियलाइज्ड का मतलब क्या होता है, अमाउंट रियलाइज का मतलब होता है कि एसेट बेच के जो जो पैसा अपने को मिला उसको कहते हैं अमाउंट रियलाइज्ड, राइट। तो अभी देखिए अपने को एसेट्स बेच के क्या पैसा कैसे मिला है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, डेटर से 25,000 मिला, स्टॉक से 20 मिला, मशीनरी से 50 मिला और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से 15,000 मिला, राइट। तो ये सबका टोटल अपने को करना है, राइट। मैं यहाँ पे टोटल करता हूँ, 25,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 और प्लस 15,000, तो कितना होता है 1,10,000, राइट। मतलब एसेट्स 2.5% किसका बोला है, 2.5% ऑन द अमाउंट रियलाइज्ड, राइट। तो मेरा अमाउंट रियलाइज कितना आया 1,10,000, ये 1,10,000 कैसे मिला, क्यों अमाउंट रियलाइज का मतलब क्या है कि कौन से एसेट से कितना पैसा मिला, तो डेटर से 25 मिला, स्टॉक से 20 मिला, मशीनरी से 50 मिला और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से 15,000 मिला। तो ये सबका अगर मैं टोटल करता हूँ तो 1,10,000 रुपया होता है, तो 2.5% ऑफ 1,10,000 दैट विल कम टू 2,750, राइट। तो ये वाला रेम्यूनरेशन लिख दीजिए इनर कॉलम में, 2.5% ऑफ 1,10,000 दैट इज 2,750, 2,750, ठीक है स्टूडेंट्स, एनी डाउट? हेलो, नो सर। ओके। अभी देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, रेम्यूनरेशन उन्होंने और कितना बोला है मालूम है, एंड 2% ऑन द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर,
मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जो अमाउंट आप पे करेंगे ना उसका 2%, राइट। अभी एट प्रेजेंट है ना, मैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कितना पे करने वाला हूँ ये मुझे पता नहीं है, राइट। तो मैं ये वाला अमाउंट नहीं निकाल सकता हूँ। ओके, तो ये एक लाइन हम लोग छोड़ देंगे, अपने को 2% तो कैलकुलेट करना है, 2% ऑफ, खाली इसमें आप लिख दीजिए 2% ऑफ, राइट। 2% ऑफ व्हाट, अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ओके, तो अभी अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मुझे पता नहीं है, तो एट प्रेजेंट मैं ये वाला रेम्यूनरेशन उसका नहीं निकाल सकता हूँ। इसको पेंडिंग रख के मैं आगे का पेमेंट दे देता हूँ, राइट। तो अभी आगे का पेमेंट मैं क्या दूंगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। क्या पे करूंगा मैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, राइट। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितना है मेरा, 3000 है। कितना है, 3000। तो मैंने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को 3000 रुपीज़ पे कर दिया, राइट। आई विल बी पेइंग टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 3000। ओके, तो ये लिख दीजिए अभी, बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 3000। ओके, now see, now whatever amount I will be getting the amount which I will be paying to the preferential credit unsecured creditors, but before charging commission, right, before charging अभी ये अमाउंट कैसे मिलेगा, देखिए मेरे को टोटल मिला है 95,500, एसेट बेच के कितना पैसा मिला है, 95,500, राइट। अभी ये 95,500 में से मैं क्या क्या माइनस करूँगा, 1000 लिक्विडेशन एक्सपेंस का माइनस करूँगा, ये 2750 ये कमीशन का माइनस करूँगा, और 3000 जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को मैंने पे किया है वो माइनस करूँगा। तो मेरा अमाउंट कितना आता है, 88,750, 88,750। बट दिस, ये जो 88,750 है ना, ये कमीशन इंक्लूड होके है, क्योंकि ये 2% कमीशन भी इसमें इंक्लूडेड है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 2% ऑफ 88,750, 2% ऑफ 88,750, राइट। लेकिन 2% ऑफ 88,750 हम लोग निकालेंगे कैसे, डायरेक्टली 2% नहीं करेंगे, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 102। वाई 102, बिकॉज ये जो अमाउंट मिला है ना मेरे को, ये इसके अंदर कमीशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, राइट। दिस अमाउंट इज इंक्लूसिव ऑफ कमीशन। ओके, दैट्स द रीजन वी विल डू इंटू 2/102। मतलब इसका कैलकुलेशन कैसे आएगा, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में दिखाता हूँ, 88,750 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 102। ओके, क्योंकि कमीशन माइनस करने के बाद ही हम लोग उसको पे करेंगे, राइट। लेकिन जब तक मुझे ये कमीशन नहीं मिलेगा, ये अमाउंट कैसे मिलेगा। तो ये जो अमाउंट मिला है ना, इसके अंदर 2% कमीशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, दैट्स द रीज़न वी आर टेकिंग 102। अदरवाइज नॉर्मली जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो वी टेक इट एज व्हाट यू कॉल 100, हम लोग 100 लेते हैं, राइट। तो ये वाला कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, 88,750 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 102 कितना आता है, 1740। तो ये वाला कमीशन हम लोग दे देंगे 1740, राइट। तो दोनों मिला के कमीशन कितना जाएगा टोटल, इसको 4490 कमीशन जाएगा, राइट। 4490 कमीशन जाएगा, और जो भी बैलेंस बचेगा वो किसको चला जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को, बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, राइट। अभी इसमें ज़्यादा पैसा है ही नहीं, इनफैक्ट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का भी पैसा पूरा नहीं हो पा रहा है, राइट। कितना पेमेंट जाएगा, 95,500 में से ये सब माइनस करने का, 95,500 मेरा टोटल है ना, 95,500 माइनस 1000 माइनस 4490 एंड माइनस 3000, दैट कम्स टू 87,010। ओके, अभी देखिए अगर आप 87,010 का 2% लेंगे ना तो वही आंसर आएगा। लेकिन 87,010 अपने को मिलेगा नहीं ना, पहले देखिए 17 इतना ही आता ना। दैट्स द रीज़न, सिंस दिस अमाउंट वाज इंक्लूडिंग कमीशन, इसके लिए हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे 2 इंटू 102 किया, राइट। तो अभी फाइनली इसमें बैलेंस पेमेंट किसको मिलता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को। इनफैक्ट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का भी पूरा पैसा क्लियर नहीं हुआ है, राइट। 50 था ना, 50 में से ये 1,20,000 जो था, ये भी क्या बन गया है, क्या कहते हैं इसको, दिस हैज़ ऑल्सो बिकम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, क्योंकि ये 1,20,000 में से उसको 15 ही मिला था। इन शॉर्ट, इसमें शेयर होल्डर को कुछ भी पैसा मिलता नहीं है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे ही अपना पूरा बैलेंस खत्म हो जा रहा है, देयर इज़ नो बैलेंस रिमेनिंग।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला 2% वाला पार्ट मैं फिर से रिपीट करता हूँ। हम लोग ने क्या किया, 2.5% कमीशन अपने को पता था कि अमाउंट रियलाइज पे देना है, तो उस पर हम लोग ने दे दिया। फिर ये 2% वाला लाइन हम लोग ने ब्लैंक रखा और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे कर दिया, राइट। और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद में हम लोग ने क्या किया, एसेट में से ये सब पेमेंट माइनस करके अपने को ये अमाउंट मिला, विच विल बी कॉल्ड एज अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, बट इट इज़ इंक्लूडिंग कमीशन, राइट। 2% कमीशन इंक्लूड करके है, कितना, 88,750। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 88,750 पे 2 डिवाइडेड बाय 102 करेंगे, तो ये 1740 आ गया। अभी अपने को टोटल कमीशन मिल गया, कितना गया है, राइट। अभी टोटल कमीशन मिलने के बाद में फाइनल इसका बैलेंस निकालने का, एंड दिस बैलेंस विल बी पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। एनी डाउट स्टूडेंट्स? सर अब बोलिए। वो 88,750 कैसे निकला, वो एक बार फिर से बताइए। 88,750 कैसे निकाला, देखिए यहाँ पे ऊपर यहाँ पे जो है ना, इधर ये फॉर्मूला बार दिख रहा है आपको, यस सर। उसमें देखिए 95,500 मेरा एसेट का टोटल है, हाँ। वो लिया मैंने, उसमें से 1,000 पेमेंट है ये, यस सर। वो माइनस किया। फिर ये 2750 पेमेंट माइनस किया, हेलो, यस सर। 2750 माइनस किया, अरे दिख रहा है ना, ये 2750 मैंने इधर माइनस किया। हाँ सर। हाँ, उसके बाद में ये तीन, क्योंकि ये 88,750 कैलकुलेट करते वक्त है ना, ये वाला दो अमाउंट है ही नहीं, ये भी नहीं है और ये लास्ट वाला भी नहीं, उसको मैं मिटा देता हूँ ताकि तुमको क्लियरली समझ में आएगा। तो अभी मैंने क्या किया, देखिए 95,500 में से ये 1,000 माइनस किया, ये 2750 माइनस किया और ये 3,000 माइनस किया, तो इतना आया 88,750। क्लियर है ना? यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बार में दिख रहा है, 95,500 में से 1,000 मैंने माइनस किया, 2750 माइनस किया और 3,000, तो आया कितना, 88,750। तो 88,750 पे अपने को क्या करना है, 88,750 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 102। वाई? बिकॉज दिस अमाउंट इज इंक्लूडिंग कमीशन, अभी तक कमीशन माइनस नहीं हुआ है ना उसमें, इसके लिए 2 डिवाइडेड बाई 102 किया। ओके, इस उत्कर्ष क्लियर है? नाउ यू हैव टू टेक द टोटल एंड फाइंड आउट द बैलेंस। हेलो स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो अभी आज हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। 2 सम्स मैंने सॉल्व किए हैं, आप लोग इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग सॉल्व करेंगे, उसमें जो शेयर होल्डर से अनपेड बैलेंस हम लोग मंगाते हैं ना लास्ट में, मतलब जब जब शेयर होल्डर्स का पेमेंट का बारी आएगा तो पहले उनसे अनपेड बैलेंस मंगाते हैं, राइट। वो अनपेड बैलेंस का ट्रीटमेंट कैसे करना है वो अपना कल का टॉपिक होगा। इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, सिर्फ ये लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और कल का हम लोग का जो टॉपिक रहेगा ना, हाउ टू रिकवर द अनपेड बैलेंस फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, बस ये 2 ही चीज़ें ध्यान में रखनी है, बाकी एकदम सिंपल है। जो पैसा आया वो रिसीट साइड में लिखना है, और रिसीट साइड में लिखते वक्त ये वाला ऑर्डर फॉलो करना है, और जो पेमेंट दे रहे हैं वो पेमेंट साइड में लिखना है, और पेमेंट देते वक्त ये वाला ऑर्डर फॉलो करना है, लिक्विडेटर को पहले देना है और फिर लिक्विडेटर के बाद में अगर डिबेंचर है तो डिबेंचर को देना है, बस वो ऑर्डर अपने को फॉलो करना है। फाइन स्टूडेंट्स? यस सर।